भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और अब ऐसा दौर जहां पर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मूल बातों से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो उमाशंकर जी को क्या पार्टी किसी पद के लिए योग्य नहीं मानती है? हमारा जहाँ जैसा उपयोग लगता है वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, और नहीं तो फिर जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो हम सक्रिय रहते ही हैं। इस क्राइटेरिया को लेकर भी काफ़ी चर्चा रहती है। कभी दिमाग में आता है कि भाई मुझे आगे क्या करना है, आगे का राजनीतिक जीवन कैसे होगा? ये लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई आड़े नहीं आती। राजनीति के माध्यम से जनसेवा का हमने जो मिशन लिया है वो हमेशा करते रहेंगे। जिसका अपमान हो रहा है, जिसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसे गलती से भी इग्नोर कर दिया गया है, वो तो आके नहीं बताएगा अपने दर्द या पीड़ा। तो ये कितना आप महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं? ये बहुत ही नाजुक मामला है, और इसको को ध्यान में रखकर व्यवहार करना बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि नए लोग डेवलप भी हों, पुराने उपेक्षित महसूस नहीं हों। इन दिनों एक इस तरह के सवाल उठ रहे हैं सर कि कई जो सीनियर लीडर्स हैं उनको क्या भारतीय जनता पार्टी में वही तवज्जो, वही इज्जत, वही सम्मान मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था? क्योंकि कुछ इस तरह के प्रकरण आए जहाँ पे कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी में निकाला है। वो थोड़ी वेटेज की कमी या कहा जाए कि उस तरह के सम्मान की कमी महसूस कर रहे हैं, यदा कदा उनके स्वर भी निकलते रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा इस समय चल रहा है? मुझे लगता है कि एक सहेजी प्रक्रिया होती है, परिवार में भी होती है। परिवार में भी जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग थोड़े से तो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से भी ये प्रक्रिया पार्टी में भी सहेजी रही है। सेकंड लाइन को हमेशा डेवलप किया जाता है। साइड लाइन और सेकंड लाइन में अंतर है सर? जी, लेकिन इसका मतलब वरिष्ठ लोगों को, पुराने लोगों को, सीनियर्स लोगों का कोई अपमान करना या उनके सम्मान में कमी करना कभी नहीं रहा, और साधारणतः इसका ध्यान भी रखा जाता है। अगर ये कहीं हो रहा है तो फिर ये निश्चित ही नाराज़गी का कारण होता है। कई बार ये मैसेज हो जाता है, ऐसा लगने लगता है, और उसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप कह रहे हैं कई बार इस स्वर सुनाई देने लगे हैं, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा युवाओं को अवसर मिलता रहा है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं। ऐसे अनेक नेता धीरे धीरे डेवलप पार्टी ने किए हैं, जो होते रहते हैं। लेकिन इस सब के पीछे ध्यान यही रखा जाना चाहिए कि सीनियर्स लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि उनका अपमान किया जा रहा है या उनकी उपेक्षा हो रही है, जो साधारणतः ध्यान रखा भी जाता है। युवाओं को आगे बढ़ाने की होड़ में, या कहा जाए कि मौजूदा राजनीति की ज़रूरत में, क्या आपको लगता है कि अनुभव को जो समावेश करना चाहिए, जो काम संगठन का होता है, पार्टी की सीनियर लीडर्स का भी होता है, वो एक बहुत ही नाजुक एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है? उसमें अगर ज़रा भी चूक होती है तो जिसका अपमान हो रहा है, जिसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसे गलती से भी इग्नोर कर दिया गया, वो तो आके नहीं बताएगा अपने दर्द या पीड़ा। तो ये कितना आप महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं? तो बहुत ही, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत ही नाजुक मामला है, और को ध्यान में रखकर व्यवहार करना बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि नए लोग डेवलप भी हों, पुराने उपेक्षित महसूस नहीं हों, और ये हमारे सीनियर लीडर्स करते रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हो गई है। ये अगर कहीं जरा सी भी चूक होती तो तकलीफ का कारण होता, और उसका नुकसान संगठन को होता है, और इसकी सावधानी सबको रखना चाहिए। कई बार अति उत्साह में कहीं ना कहीं जब लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। उमाशंकर जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, और दूसरी दलों से भी आपकी पार्टी में लोग आ रहे हैं। ये सहज और कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति की प्रक्रिया बन चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। आप जैसे नेता रातों रात तैयार नहीं होते हैं। आप जैसे कई ऐसे नेता हैं जो संघ और उसके बाद संगठन और उसके बाद कई तरह से घिस कर इस मकाम तक पहुँचे हैं। अभी जो फिलहाल जो दौर चल रहा है उसमें तत्काल हेलीकॉप्टर जैसे जो है नेता आते हैं।
मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक प्रक्रिया या एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी पार्टी के रीति नीति से भी लोगों को अवगत कराया जा सके, जो लोग पहले से ही लगातार जुड़ रहे हैं उन्हें ये महसूस ना हो कि देखिए हमने तो इतनी मेहनत की लेकिन हमें उसका प्रतिशत कुछ नहीं मिला, लेकिन जो दूसरे हवाई जहाज़ से आए और उनको सभी चीज़ मिल गई तो उनके मन में असंतोष भी पैदा हो रहा है। तो इसके लिए आपका विचार क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, सहज ही पार्टी तेजी से बड़ी है, फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो दूसरी पार्टी के लोग भी आए हैं। आप देखेंगे कि 1952 के पहले तो जनसंघ था ही नहीं। कोई ना कोई राजनीतिक संभावना, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो सबकी रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए थे। और जनसंघ बनने के बाद राष्ट्रवादी विचारों के पोषक लोग जो राजनीति में थे, वो विभिन्न राजनीतिक दलों में थे, वो भी जनसंघ की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। और ऐसे राष्ट्रवादी लोग जो अभी तक राजनीति में नहीं थे, वो भी जनसंघ के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति में जुड़े हैं और राजनीति को एक सेवा का मिशन मानकर काम कर रहे हैं। अब आपने जो बात कही कि अन्य लोग जो आते हैं वो, उनके लिए लगातार पार्टी में कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, अलग अलग तरह के व्याख्यानमाला, बौद्धिक ये होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग आते हैं उसमें साधारणतः लोग रच बस जाते हैं पार्टी की नीतियों में, और जो नहीं रच बस पाते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जहाँ नए लोग भी जो आते हैं और वो भी धीरे धीरे यहाँ के व्यवहार से, यहाँ के संस्कार से, यहाँ की पद्धति से उसमें घुल मिल जाते हैं और फिर एक साथ होकर चलते हैं। अब ये मैं कह सकता हूँ कि 100% तो बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ से ही सारे संस्कारों के साथ या संघ के संस्कारों के साथ आया हुआ व्यक्ति है, और जो डायरेक्ट आया है उसमें 100% परफेक्शन तो नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, हमारा ये भी अनुभव कि बहुत से ऐसे लोग भी पार्टी में आते हैं जो हमसे ज़्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, हमसे ज़्यादा अनुशासित होते हैं, संस्कारित होते हैं। तो ये सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आना ये चला भी है, चलता भी रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में मिल जाना ये भी सहज चलता रहेगा। एक ऐसे दौर से जब आपने शुरुआत की थी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और अब ऐसा दौर जहां पर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। देखिए, सत्ता में जब तक नहीं है तब तक तो ये बातें चल सकती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद दो तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि बहुत सी ऐसी आपकी रीति नीतियां हैं जो बिना सत्ता में आए आप लागू नहीं कर सकते, और जो आप देश के हित में समझते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि श्रद्धेय अटल जी के समय भी 23 पार्टियों की गठबंधन सरकार बनाना पड़ी। और आज भी ये ठीक है कि यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है, लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार कहलाती है। तो हमारे जो मूल बातों को लेकर पार्टी चली है, उन बातों को समझौता किए बिना और सरकार के माध्यम से ही जो काम हो सकते हैं उनको पूरा करने के लिए कई प्रकार के कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। लेकिन इन सारे कंप्रोमाइज़ में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल बातों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, ना तो वोटों की राजनीति के लिए किया है, ना सरकार के लिए किया है। उमाशंकर जी पूर्व महापौर भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, संगठन के काफ़ी दायित्व भी संभाल रहे हैं। जो उपचुनाव हुए थे तब भी आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद से लेकर अब तक उमाशंकर जी को क्या पार्टी किसी पद के लिए योग्य नहीं मानती है? तमाम निगम मंडलों में नियुक्ति हुई है, उसमें उमाशंकर जी का कहीं नाम नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, पार्टी ने ही उमाशंकर गुप्ता को महापौर बनाया, पार्टी ने ही विगत 3 सरकारों में मंत्री बनाया है, और इस समय पार्टी जो उचित समझती है वो काम देती है, वो हम करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं कि जो अपने बारे में नहीं सोचते, पार्टी संगठन को, पार्टी में बैठे पदाधिकारियों को हमारा जहाँ जैसा उपयोग लगता है वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, और नहीं तो फिर जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो हम सक्रिय रहते ही हैं। एक व्यक्तिगत राय अगर मैं आपसे पूछूं कि उमाशंकर जी को अगर मौजूदा परिस्थिति में किसी निगम या मंडल या किसी दायित्व को अगर वो खुद से लेना, अगर उनकी चॉइस पूछी जाती, तो आप कहाँ अपने आप को मुफीद पाते कि भाई यहाँ मैं थोड़ा और बेहतर काम कर सकता था और इस समय का मैं सदुपयोग करके उसको और बेहतर कर सकता था? देखो, जैसा मैंने कहा कि हम उन कार्यकर्ताओं में से हैं कि जहाँ खुद के बारे में कभी सोचा नहीं आज तक।
पार्टी ने जब कहा उनका पार्षद का चुनाव लड़ना है तो पार्षद का लड़ लिया, और पार्षद का टिकट भी मेरे ख्याल से पार्टी का 35-36 साल काम करने के बाद पार्टी ने सोचा, चुनाव लड़ा, महापौर बना दिया या बाद में विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। तो हम उन्हीं कार्यकर्ताओं में से हैं कि जो खुद के बारे में नहीं सोचते, खुद के बारे में पार्टी जो निर्णय करती है वो मानते हैं, और पार्टी का काम करते रहना, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहना और जनता की सेवा करते रहना, ये मिशन है। एज क्राइटेरिया को लेकर भी काफ़ी चर्चा रहती है। कभी दिमाग में आता है कि भाई मुझे आगे क्या करना है, आगे का राजनीतिक जीवन कैसे होगा? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई आड़े नहीं आती। राजनीति के माध्यम से जनसेवा का हमने जो मिशन लिया है वो हमेशा करते रहेंगे, आखिरी मिनट तक करते रहेंगे। आपका अगला लक्ष्य, अगला टारगेट? लगातार लगे हैं, क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, पार्टी जो आदेश देगी वैसा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी। खुलकर बेबाकी से जैसे हमेशा चर्चा करते हैं, एक बार फिर हमसे आपने उसी अंदाज में चर्चा की है। तो दर्शकों, हमने कोशिश की उमाशंकर जी के उन पहलुओं को परखने की, जानने की कि आखिर एक बड़ा जो नेता है वो इन दिनों क्या कुछ कर रहे हैं, संगठन की गतिविधियों में किस तरह से वो अपना समय निकाल रहे हैं। और दो महत्वपूर्ण बातें हमें जो समझ में आई वो ये कि सामाजिक तौर पर वो लगातार सक्रिय हैं, चाहे वैश्व महासम्मेलन के बैनर तले वो समाज में रक्तदान शिविर से लेकर तमाम जागरूकता के अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी प्लेटफॉर्म में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए वो अपना एक एक क्षण जो है लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम को पार्टी और जनता और समाज किस तरह से देखती है, और अगर चुनावी पैरामीटर से देखते हैं तो आने वाले दिनों में किस तरह से उमाशंकर जी अपने आप को चुनाव के लिए फिर से अपनी दावेदारी रखते हैं, ये हम अगले इंटरव्यू में आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।